सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th के चैप्टर जो है खाद्य संसाधनों में सुधार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय एक नज़र में। जैसा कि हम जानते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार हमारे फसल से संबंधित है, या जो हमारे खाद्य संसाधन होते हैं उनमें सुधार या इम्प्रूवमेंट से संबंधित होता है। तो हम इसमें सबसे पहले फसल उत्पादन, उसकी किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल की सुरक्षा प्रबंधन क्या है और उच्च उत्पादन कैसे हो सकता है, उनका पोषक प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उनका बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं, सिंचाई करके, खाद उर्वरक के द्वारा, और कौन कौन से फसल प्रक्रम को हम अपनाकर जो है इनमें सुधार कर सकते हैं, इनकी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सब का जो है हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम फसल उत्पादन में सुधार की टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार जिनसे हम निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं। अनाज, हम इनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि शामिल होते हैं, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। बीज, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते, जैसे सेब का बीज खाने योग्य नहीं है, चेरी का बीज खाने योग्य नहीं है। खाने वाले बीजों में सरसों, सोयाबीन, तिल तथा मूंगफली होते हैं, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। दालें, इसमें चना, मटर, काला चना, हरा चना तथा मसूर, ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। जितने प्रकार की हमें दालें होती हैं, चने वगैरह होते हैं, वो हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। सब्जियां, मसाले व फल, सब्जियां, मसाले व फल, ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं। जितने भी हम सब्जियां खाते हैं, मसाले खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें या तो विटामिन होते हैं या कुछ खनिज लवण होते हैं जो कि हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उसकी वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि सेब, आम, की चेरी, केला, तरबूज, सब्जियाँ जैसे पालक, पत्तेदार सब्जियां, मूली, मसाले जैसे मिर्च, काली मिर्च आदि जो भी होते हैं वो हमें जो है विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं। चारा फसलें हो गई आपके जई, सूडान, घास, पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रूट्स वगैरह दिए हुए हैं सब। ये सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ तथा अलग अलग दीप्तिकाल होता है, उसको कितनी देर सूरज की रोशनी चाहिए होती है, कितना उसको जो है आपको ये मान लीजिए सनलाइट चाहिए होती है, वो सब फसलों को अपनी जीवन चक्र पूरा करने के लिए अलग अलग ज़रूरत होती है। फसलों का मौसम दो प्रकार का होता है मेनली, एक तो खरीफ का हो गया और एक रबी का हो गया। खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में उगती हैं, जून से अक्टूबर तक। उदाहरण काला चना हो गया, हरा चना हो गया, चावल, सोयाबीन व धान, इन्हें खरीफ के फसलों को जो है बरसात के मौसम में उगाया जाता है। फिर रबी की फसल हो गई, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती है, इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी कहते हैं। जैसे आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी आदि जो फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं, ये रबी की फसल कहलाती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाद्य संसाधनों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसके लिए फसल उत्पादन वृद्धि बहुत आवश्यक हो गया है। तो फसल उत्पादन में हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं या फसल उत्पादन में सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, उनमें निम्नलिखित प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया। पहला, फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। दूसरा, फसल उत्पादन का प्रबंधन करना होगा। उसके बाद तीसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन करना होगा, तब जाकर हम जो है फसल का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हमारा फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार के कारक हैं अच्छे स्वास्थ्य, बीज संकरण, हाइब्रिडाइजेशन हम बीजों को करवाते हैं तो फसलों की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हो सकता है किसी पौधे में अच्छे आनुवांशिक गुण हो, मान लीजिए वो ज़्यादा फ्रूट्स देता हो लेकिन वो छोटा हो, ठीक है, और एक पौधा ऐसा हो सकता है जो बहुत दिनों तक जीवित रहता है और वो कम पौधे देता है। तो उनके जो मेन जो या अच्छे गुण हैं, आनुवांशिक गुण, उनको दोनों को ले लिए जाते हैं और उनके बीच संकरण करवाया जाता है, जिससे एक ही प्रकार का ऐसा पौधा तैयार कर सकते हैं जो बहुत दिनों तक जीवित भी रह सके और उससे बहुत मात्रा में फल भी हमें प्राप्त हो सके। तो फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। फसल की गुणवत्ता में उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, इसमें उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। हम क्वालिटी को इस प्रकार से इन चीज़ों में बढ़ाया जाता है। अब जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, इनके में है जो है, इनको जैविक तथा अजैविक रूप से प्रतिरोध भी होना पड़ता है, इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तीसरा है
जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट, निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला जो पड़ता है, इनके कारण भी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। तो हमें जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता वाले भी फसलों की किस्म को तैयार करना होता है। चौथा, व्यापक अनुकूलता, वाइड जो अडेप्टेबिलिटी होती है इसकी, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। हम ऐसी किस्म तैयार करें जो सर्दी, गर्मी, बारिश, जो क्योंकि सब जगह मौसम अलग अलग होता है, हमारे देश के क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम होता है, तो ऐसी फसल बनाई जाए जिससे वो सभी क्षेत्रों में उग सके। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इसके बाद है हमारा फसल उत्पादन में सुधार, कि हम फसल उत्पादन को बढ़ा कैसे सकते हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कौन कौन सी हैं? पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सिंचाई, इरिगेशन और फसल को उगाने के तरीके या क्रॉपिंग पैटर्न। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से देखकर और समझिएगा। तो पोषक प्रबंधन, दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, वो पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया तथा 13 अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को जो है अपनी वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। सोर्सेज कहाँ है इनके? ये जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें कहाँ से मिलते हैं? जहाँ से पादप पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो होते हैं हवा, पानी और मिट्टी। 3 जगह से ये जो है इन पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पहला हमारा वृत्त पोषक तत्व, नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों को वायु व भूमि से प्राप्त होती है, जिसकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जो हमारे जो खाद डाली जाती है, उर्वरक डाले जाते हैं, वो ज़्यादातर नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिससे उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है और ये पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। अन्य वृत्त पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो लौह तत्व हो गया, मैग्नीज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य होते हैं बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि, इनकी जो पौधों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद आते हैं हम खाद्य तथा उर्वरक। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। जो किसान लोग हैं सब जानते हैं, आप लोग सब किसानों के बच्चे हैं, तो हम भी किसानों के बच्चे हैं, तो सब जानते हैं कि खाद तथा उर्वरक क्या होते हैं। फिर भी हम देखते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। आप सभी जानते हैं कि हम खाद तथा उर्वरक देते हैं जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करता है और वहाँ उसकी फसल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। ये थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये कम मात्रा में जो है मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट और जैविक कचरे के विघटन द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्या किया जाता है? प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट और जैविक कचरे के विघटन द्वारा तैयार किया जाता है। खाद तो हमारा प्राणियों के जो जैविक कचरे के विघटन द्वारा तैयार किया जाता है। खाद के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस फॉर्म ऑफ मैन्योर क्या होते हैं? पहला होता है कंपोस्ट खाद। किस प्रकार से तैयार किया जाता है? पौधों व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद्य रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, आप जानते हैं वो पदार्थों के कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया द्वारा उन्हें जो है खाद के रूप में चेंज करते हैं और इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी मतलब केंचुओं के द्वारा जो कंपोस्टिंग की जाती है उसे हम जो है वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जब कंपोस्ट को केंचुओं के उपयोग से तैयार करते हैं, जब ये ऊपर वाली खाद जो है कंपोस्ट को केंचुओं के उपयोग से तैयार करते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यहाँ केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत भी कहा जाता है। इसके बाद आती है हरी घास। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं जो कि नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया
जाता है। ये पौधे हरी घास में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। एक जो फसल उगाने से पहले कुछ ऐसी फसलें उगा दी जाती है जिसमें कि नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह आदि जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, फिर उनको बाद में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैन्योर आपने देखे। अब हम पढ़ते हैं उर्वरक के बारे में। उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं, मतलब ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं एक तरीके से, और ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। जो खाद थी वो भी मानव निर्मित थी और कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती थी। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, जबकि खाद क्या होती है, वो ऑर्गेनिक होती है, कार्बनिक पदार्थों से बनती है, उसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील भी होते हैं। आसानी से पानी में घुलनशील होते हैं। अब खाद तथा उर्वरक में अंतर हम देख सकते हैं। क्या अंतर होता है? खाद जो कि मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ की होती है, जबकि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होता है, जबकि उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगी तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद पोषक तत्व धीरे धीरे द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाता है, ये पानी में घुलनशील होते हैं। इसका भंडारण, खाद का भंडारण आसानी से तथा स्थानांतरण किया जा सकता है तथा स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरल विधि से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है ये, तो एक तरीके से ऑर्गेनिक हो गया हमारा कंपोस्ट, और ये केमिकल हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इरिगेशन। सिंचाई का कितना योगदान है हमारे जो है उसको बढ़ाने में, फसल को इम्प्रूव करने में। तो सिंचाई क्या होती है? फसलों को उचित समय पर जल प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। आपने देखना, फसलों को समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है तो हम उसमें पानी देते हैं, वो कहलाती है सिंचाई। तो सिंचाई के क्या तरीके हो सकते हैं? पहले तो कुएँ हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएँ या खोदे हुए कुएँ। पानी बेलों के उपयोग पंप द्वारा निकाला जाता है कुएँ से। नलकूप, इसमें पानी बहुत नीचे होता है, मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है जिससे सिंचाई होती है। नहरें, इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। तीसरा रिवर लाइफ सिस्टम होता है, नदी उन्नयन प्रणाली। इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। तालाब हो गया, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले भी छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। तो ये सिंचाई के तरीके थे हमारे। पहले तो कुएं थे और नलकूप हो गया, नहरें हो गई, ठीक है, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो गया, तालाब हो गए, ये सारे जो है क्या है, ये सिंचाई के तरीके हैं। इसके बाद है हमारा वर्षा जल संरक्षण। ये भी एक तरीके से सिंचाई का तरीका है। तो वर्षा के पानी को बाद में इस्तेमाल के लिए सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा कर भूमि में रिसने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो वर्षा जल संरक्षण में या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी बारिश का पानी होता है उसे नीचे पाइपों द्वारा एक नीचे भूमि में टैंक बना दिया जाता है, उसमें उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे क्या होता है, उससे हमारा जो भूजल का स्तर होता है वो रिचार्ज होता है, ठीक है, और मृदा अपरदन को भी दूर करता है। इसके बाद है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न क्या होता है देखते हैं। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम तथा उपज अधिक से अधिक बढ़ सके। हमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज या खाद्य संसाधनों में सुधार, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है उसी के अनुसार हम जो पढ़ रहे हैं, फसल पैटर्न, जिससे कि हमारी फसल में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके। तो फसल पैटर्न करने से क्या होता है, नुकसान कम से कम होता है और उपज अधिक से अधिक होती है। तो फसल पैटर्न में उत्पादकता भी बढ़ती है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये कई टाइप की होती है। पहले होती है मिश्रित खेती, दूसरा अंतरा फसलीकरण, तीसरा फसल चक्र। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में, फसल पैटर्न कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है, दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाती है। ऐसा किया जाता है कि कई बार दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि में एक साथ उगाया जाता है, ये कहलाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे गेहूं और चना को साथ में उगा दिया जाता है, गेहूं और मूंगफली तथा सूरजमुखी, इनकी फसलों को क्या होता है, साथ साथ उगा दिया जाता है। तो मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी अन्य फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। दूसरा है हमारे पास अंतरा फसलीकरण।
बेटा सारे इंपॉर्टेंट है। मिश्रित फसल हो गया आपका, अंतरा फसलीकरण या इंटरक्रॉपिंग हो गई। अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। पूछा जाता है कि अंतरा फसलीकरण या इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। क्या होती है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर, इसमें पैटर्न होता है एक जिसमें फसलों को उगाया जाता है। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाई जाती है। जैसे कि सोयाबीन और मक्का को साथ साथ उगा दिया जाता है, एक लाइन में सोयाबीन, एक लाइन में मक्का, एक लाइन में सोयाबीन, एक लाइन में मक्का। बाजरा और लोबिया, इनको भी साथ साथ उगाया जाता है। तीसरा आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर हम एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाते हैं तो उसमें से जो एक ही प्रकार के पोषक तत्व जो कि जिस फसल को के लिए अलग अलग ज़्यादा जरूरी होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। तो मृदा से बार बार एक ही प्रकार के पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर पोषक तत्व समाप्तियाँ कम हो जाते हैं। अतः हमें एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती करनी चाहिए कि 3 महीने 4 महीने हमने एक फसल खेती कर ली, उसके बाद अगली अलग टाइप की फसल, उसके बाद अलग टाइप की फसल, जिससे कि क्या होता है मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं और उनकी समाप्ति कम होती है या वो कम नहीं होती। इनकी विशेषताएं क्या होती है फसल चक्र की? मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित करती हैं और एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। इससे ये फायदे होते हैं हमें जो है फसल पैटर्न से। इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये क्या है? क्योंकि फसल उग गई तो उसका सुरक्षा भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैनेजमेंट भी चाहिए। तो रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण है। फसल सुरक्षा प्रबंधन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फसल की वृद्धि के समय फसल संरक्षण करना, अनाज के भंडारण के समय उसका जो है संरक्षण या प्रबंधन करना। पहला होता है पीड़कनाशी वाला, जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, पीड़क कहलाते हैं। पीड़क कई प्रकार के होते हैं, खरपतवार, कीट, रोगाणु। तो खरपतवार क्या होते हैं? फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। मतलब क्या होता है खरपतवार? फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे, उदाहरण जेंथियम, पार्थेनियम आदि जो होते हैं, ये पौधे क्या होते हैं फसल के साथ साथ उग जाते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनको ये ग्रहण करते रहते हैं, जिससे दूसरी फसल क्या नष्ट होती जाती है। इनकी खरपतवार नाशी रसायन का इस्तेमाल कर या हाथों से उखाड़कर इसका छुटकारा पाया जा सकता है। कीट, विभिन्न प्रकार के कीट भी फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं, पौधे के विभिन्न भागों के कोष रस को चूस कर नष्ट कर देते हैं। इनको कीटनाशी रसायन का इस्तेमाल कर नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम DDT छिड़कते हैं, 2,4-D छिड़कते हैं, ये क्या करते हैं कीटों को जो है ये मार देते हैं और फसल की सुरक्षा करते हैं। रोगाणु, कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस तथा वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। ये फसल में पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं। इनसे भी उचित रसायन का इस्तेमाल कर छुटकारा पाया जा सकता है। अनाज का भंडारण, अनाज का भंडारण किस प्रकार से किया जाए जिससे कि उनमें जो है हमारी फसल सुरक्षित रहे। पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है। कई टन अनाज खराब हो जाता है हमारा अनाज भंडारण का, जो हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जैविक कारक होते हैं इसके लिए, और इसके लिए जैविक कारक जिम्मेवार होते हैं। तो जैविक कारकों में क्या होते हैं? कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस, कवक आदि जो जैविक कारक होते हैं ये क्या कहते हैं अनाज को भंडारण के दौरान अनाज को नष्ट कर देते हैं। अजैविक कारक, निर्जीव कारक जैसे नमी, तापमान में अनियमितता आदि, नमी हो गई, बारिश आ गई, इन वजह से भी अगर हमने खुले में जो अनाज का भंडारण कर रखा है तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो 2 प्रकार के कारक हो गए, जैविक और अजैविक कारक अनाज के भंडारण से जो है अनाज को बचाया जाता है, जिनकी से या अनाज जिनके द्वारा नष्ट किया जाता है। ये कारक क्या करते हैं? फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण की निम्न क्षमता के कारण हैं। अनाज को सुरक्षित भंडार गृह तक पहुंचाने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपायों की भविष्य में इस्तेमाल हो वो निम्नलिखित होते हैं। सुखाना, सबसे पहले सुखाया जाता है, सूरज की रोशनी में अच्छे तरह सुखाया जाता है। सफाई का ध्यान रखना, अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। छत, दीवार तथा फर्श में कहीं अगर दरार है तो उनको अच्छी तरह से मरम्मत कर देनी चाहिए। धूमक या फ्यूमिगेशन हमें किया जाता है। गोदाम तथा भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी व कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है उसमें फ्यूमिगेशन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद भंडारण उपकरण,
कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूसादानी, पूसा, कोठार, पंत, कुंटला आदि उपकरण एवं संरचनाएं अपनानी चाहिए। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए। तो इनमें वायु, नमी, तापमान का प्रभाव नहीं होगा और के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार से हम फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं, या हमारा जो अनाज होता है, फसल जो जाके भंडार गृह में जाती है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? हम जानते हैं कि कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से बहुत ही दुष्प्रभाव होते हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं। कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से ये क्या होते हैं, धीरे धीरे अनाज, फल तथा सब्जियों के द्वारा मानव शरीर में पहुंचते हैं और वो मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। जबकि कार्बनिक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें न या न के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कार्बनिक खेती है वो अच्छी होती है और इसकी जो प्राप्त जो फसल होती है वो जो है फायदेमंद होती है। इसके बाद आता है पशुपालन, आपका एनिमल हस्बेंड्री। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित होता है। पशुपालन के क्या प्रकार है? पहला है पशु कृषि। पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य दूध प्राप्त करने के लिए, कृषि कार्य के लिए, खेत जोतने के लिए, यातायात में प्रयोग होते हैं। अब पशुपालन के उद्देश्य क्या है? पशुपालन के दो उद्देश्य हैं आपके। पहला होता है दूध देने वाले पशु, जिनको कि हम दूध देने वाले जंतु सम्मिलित हैं, जैसे गाय, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये क्या होते हैं? मिल्क एनिमल्स कहलाते हैं, दूध देने वाले पशु कहलाते हैं। पहला इस उद्देश्य के लिए करते हैं। दूसरा कृषि कार्य के लिए पशु हमें चाहिए होते हैं। तो जो जंतु दुग्ध नहीं देते तथा कृषि में कार्य करते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना, ये कृषि कार्य के लिए पशु होते हैं। लैक्टेशन पीरियड, दूध स्त्रवन काल, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच के समय को दुग्ध उत्पादन होता है, उसे दुग्ध स्त्रावण काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। पशु की देखभाल। पशु की देखभाल किस प्रकार से की जाए? सफाई। पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होना चाहिए। पशुओं की नियमित साफ सफाई होना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए रोज। पानी इकट्ठा न हो इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होता है। भोजन में वसा और प्रोटीन होना चाहिए, जो खल, चूरी और बिनोले से प्राप्त होती है। तो जानवरों को क्या खिलाया जाता है? खल, चूरी, बिनोला, हरी घास, ये चीज़ खिलाई जाती है। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज भी होने चाहिए। अब इन्हें बीमारी से कैसे बचाया जा सके वो भी हम देख लेते हैं। पशुओं को बीमारी से बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं? पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंत्य परजीवी दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा पशु के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं और अंत्य परजीवी भी उसमें उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं? इन्हें बीमारी फैलाते हैं। तो बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं उनको, और अंत्य परजीवी अमाशय, आंत तथा यकृत को प्रभावित करते हैं। तो बचाव क्या होता है? रोगों से बचाने के लिए पशु को टीका लगाया जा सकता है। ये रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस के कारण होते हैं। अब आते हैं हम कुक्कुट या मुर्गी पालन, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्लोरर्स और लेयर्स जो आप देख रहे हैं पूछा जाता है हर बार ज़्यादातर एग्जाम में, तो ये देख लीजिए। इसे क्या है? जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे ब्लोरर्स कहते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स। जब चूजों को मांस के लिए पाया जाता है तो वो कहलाते हैं ब्रॉयलर्स। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेयर्स क्या होते हैं? जब कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है तो उसे लेयर्स कहते हैं। ये जन्म के 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जब ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंडे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ब्लोयर्स और लेयर्स, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं का संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जाती है। चूजों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है, कम खर्च में रखरखाव होता है। छोटे कद के ब्लोरर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलन क्षमता या उच्च तापमान सहने की क्षमता हेतु इनका क्या किया जाता है? संकरण किया जाता है और नई नई किस्में विकसित की जाती है। मछली उत्पादन। मछली उत्पादन इनमें देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, समुद्री जल की मछलियाँ कौन सी हैं, किनको व्यावसायिक उपयोग द्वारा पाला जाता है। तो हम मछली उत्पादन को देखते हैं। मछली उत्पादन
मांसाहारी भोजन में मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मछली का उत्पादन 2 प्रकार से होता है। ये देखो, यहाँ सामान्य मछलियाँ दी हुई है, रोहू, ग्रास क्रेप, मृगल और कॉमन कार्प। तो पंखयुक्त मछलियाँ कौन कौन सी है? और ट्रू फिश प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं हम, स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प का संवर्धन किया जाता है। ये सभी स्वच्छ मछली, उसकी जल की मछलियाँ। कौन सा है? स्वच्छ जल। आपका जो क्लीन वाटर होगा उसमें ये जो है ये मछलियाँ आपको पाली जाती हैं। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। स्वच्छ जल में जो है पाली जाने वाली मछलियाँ कौन कौन सी है? कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प आदि जो है स्वच्छ जल में पाली जाती हैं। इसके बाद आती कौची है, अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन, जिनमें प्रॉन और मोलस्का संबंधित होते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का आधार पर मछलियाँ प्राप्त करने के 2 प्रकार है। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, हम प्राकृतिक स्रोतों से जाल फैला के मछली पकड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद आता कल्चर फिशिंग, मतलब कि मछली का संवर्धन। तो देखते हैं क्या होता है। जल संवर्धन, समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना। समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना यह समुद्र तथा लेगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, इसे जल संवर्धन कहते हैं। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, इसे जल संवर्धन कहते हैं। दूसरा, भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को हम समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर कहते हैं। मेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद मरीन फिश की आती, समुद्र मत्स्य की। तो क्या होता है? समुद्र मत्स्य के अंदर मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जलभराव में किया जा सकता है। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ प्रामफेट, मेकस, टूना, सारजाइन तथा बोविडक है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का भी समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। इनमें प्रमुख मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, कवचिया मछलियाँ जैसे झींगा, मसल तथा ऑयस्टर। इन सब का समुद्र मत्स्य की यानी मेरीन फिशिंग के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है? मछली संवर्धन किया जाता है। और सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि की सहायता से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता कि कहाँ पर ज़्यादा समूह में मछलियाँ उत्पन्न है। वो सैटेलाइट अथवा प्रतिध्वनि जो कि सोनार के द्वारा उसमें भी यूज होता है हमारे जो है क्या कहते हैं पनडुब्बी में, तो उसके से हम जो है मछलियों के बड़े समूह का पता लगा सकते हैं। अब आता है इनलैंड फिशिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियाँ, नाले तथा जलभराव के स्तर पर मछली संवर्धन यानी कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र। एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार के मछलियों का संवर्धन है। पूछा जाता है बार बार कि कंपोजिट फिश कल्चर या मिश्रित मछली संवर्धन क्या है? एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन होता है। इनका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि इनके आहार भिन्न होते हैं। कटला होती है, जल की सतह से भोजन लेती है, इनको एक साथ उगाया जाता है। इन सबको एक साथ उगाया जाता है तीनों को, और इनकी जो भोजन होता है वो इनको अलग अलग जल की सतह से मिलता है। कटला लेती है, जल की सतह से भोजन लेती है। रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, और मृगल, कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। तो इनका भोजन तीनों का अलग अलग जगह पे होता है, इसलिए इनका संवर्धन एक साथ किया जा सकता है, और ये कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। इससे क्या लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है कि इनकी अधिक पैदावार में मछलियों की और वेराइटी अधिक मिलती है। समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में जनन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियाँ तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, ये क्या है? आप जानते हैं कि ये मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं, और शहद जो है सबको अच्छा लगता है, तो उसके लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन है क्या? यह वह अभ्यास है, यह वह तरीका है जिससे मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा हुआ संभाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, ताकि बड़ी मात्रा में शहद तथा मोम प्राप्त हो सके। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपियरीज अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प है। ठीक है। बी कीपिंग, मधुवाटिका, एपियरी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्रित हो सके। ठीक है। मधुवाटिका बनाई जाती है, आपको बहुत सारा जो है एक साथ बहुत अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर दिया जाते हैं, और उसमें मकरंद तथा, जैसे मान लीजिए फूलों का जो कोई खेत है, फसल है जिसमें फूलों की फसल है, उसके आसपास इनको रख दिया जाता है, जिससे वहाँ से वो अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्रित कर सकती हैं।
कुछ भारतीय मधुमक्खियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पूछा जाता है एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी का नाम है। एपिस डोरसेटा एक सेल मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी एक छोटी मधुमक्खी है। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है तथा इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। इस मधुमक्खी के निम्न लाभ है। एपिस मेलिफेरा, ये जो यूरोपियन मधुमक्खी है इसका नाम एपिस मेलिफेरा है और इस मधुमक्खी के ज़्यादा लाभ है। हमें ज़्यादा शहद एकत्रित कर दी जाती है, जल्दी प्रजनन क्षमता होती है, कम डंक मारती है, वह लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती है। तो ये वाली एपिस मेलिफेरा को ज़्यादा यूज किया जाता है जो कि आपकी मधुमक्खी पालन में। शहद, यह क्या है? एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है। यह औषधीय रूप में लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे ताकत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पास्चर यानी चारागाह जो क्या होता है आप देख सकते हैं। चारागाह, मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती है। चारागाह के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। कश्मीर का जो बादाम शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। आपने देखा कि हमने जो है आज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्लास 9 के चैप्टर पढ़ा है, खाद्य संसाधनों में सुधार का अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको ये जो चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है साइंस लर्निंग 88। धन्यवाद, थैंक यू।